Hello everyone, welcome back to my channel, that is Jia Shanky Medical Education. So today's topic is RH blood group system. So let's talk about this, but before starting this video, I'm requesting from all of you that please do subscribe my channel, that is Jia Shanky Medical Education, and share this video. चलिए आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं ये जो RH ब्लड ग्रुप सिस्टम है ये एक्चुअल में है क्या। द RH ब्लड ग्रुप सिस्टम इज अ ह्यूमन ब्लड ग्रुप सिस्टम। ये जो RH ब्लड ग्रुप सिस्टम है ये ह्यूमन ब्लड ग्रुप सिस्टम है एंड इट इज द सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट ब्लड ग्रुप सिस्टम आफ्टर द ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम। सबसे पहले जो फर्स्टली जो मेजर ब्लड ग्रुप सिस्टम है दैट इज अ ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम एंड आफ्टर द ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ब्लड ग्रुप सिस्टम है दैट इज अ RH blood group system. Clear है? After that, which is discovered by Landsteiner and Wiener in 1940. Landsteiner and Wiener और कब किया था उन्होंने 1940 में किया था. In the red blood cells, the rhesus monkeys and some human beings. ये जो RH blood group system था ये कहाँ पर डिफाइन किया गया? rhesus monkey के रेड ब्लड सेल थे उसके ऊपर वो डिफाइन किया गया था एंड सम ह्यूमन बींग्स, कुछ ह्यूमन बींग्स के आरबीसीज के ऊपर भी उसको डिफाइन किया गया था। मेजर पोर्शन जो रेजिस मंकी था उसके आरबीसीज के ऊपर उनको मिला आरएच ब्लड ग्रुप सिस्टम का। आफ्टर दैट रेजिस फैक्टर दैट इज आरएच फैक्टर, जो रेजिस फैक्टर है उसको आरएच फैक्टर कहते हैं। आरएच फैक्टर की फुल फॉर्म होगी रेजिस फैक्टर। एंड क्यों इसको रेजिस फैक्टर कहते हैं? बिकॉज इसका जो डिस्कवरी हुई थी वो रेजिस मंकी के ऊपर हुई थी, इसीलिए इसको रेजिस फैक्टर कहा जाता है। आरएच फैक्टर इज अ ग्रुप ऑफ एंटीजेंस। इसके अंदर एंटीजेंस के ग्रुप होते हैं दैट मे और मे नॉट बी प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ रेड ब्लड सेल्स ऑफ द ह्यूमन बीइंग। वो जो एंटीजेंस होते हैं वो मे और मे नॉट बी प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ रेड ब्लड सेल्स ऑफ द ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग के रेड ब्लड सेल के सरफेस पे प्रेजेंट हो भी सकते हैं एंड नहीं भी हो सकते हैं, ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है। ये जो आरएच फैक्टर है वो आरबीसीज, जो ह्यूमन ब्लड है उसके आरबीसीज के ऊपर प्रेजेंट होगा ही, ये ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है। ये प्रेजेंट हो भी सकता है एंड ये प्रेजेंट नहीं भी हो सकता है। आफ्टर दैट इट इज एन इनहेरिटेड प्रोटीन एंड आप सबको पता होगा ये जो एंटीजन या एंटीबॉडी होते हैं दे आर दी प्रोटीन्स। ये जो आरएच फैक्टर है ये इनहेरिटेड प्रोटीन है, दैट मीन्स पेरेंट्स के थ्रू जो बेबी होता है वहां तक ट्रांसफर होता है, दैट्स व्हाई वी कॉल इट एज एन इनहेरिटेड protein. After that, a baby can inherit RH factor from any parent. इसका मतलब क्या है? ये जो बेबी होता है उसके रेड ब्लड सेल्स के ऊपर RH फैक्टर इनहेरिट हो सकता है किसी भी पेरेंट से, या तो मदर से होगा या फिर फादर से होगा। दैट मीन्स अगर मदर का ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है ये जो पॉजिटिव साइन है दैट इज अ आरएच फैक्टर। अगर बच्चे का ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है एंड फादर का ब्लड ग्रुप ए नेगेटिव था बट मदर का ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव था एंड बच्चे का भी ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है, दैट मीन्स उसको ये जो पॉजिटिविटी है ये दैट मीन्स आरएच फैक्टर जो है वो मदर की तरफ से इनहेरिट हुआ है, ट्रांसफर हुआ है, लाइक दैट। ठीक है। उसके बाद RH ब्लड ग्रुप कंसिस्ट ऑफ 49 डिफाइंड ब्लड ग्रुप एंटीजेंस। ये जो RH ब्लड ग्रुप सिस्टम है इसके अंदर 49 डिफाइंड ब्लड ग्रुप एंटीजेंस होते हैं। कितने होते हैं? 49 होते हैं। among which the 5 antigens, 49 के बीच में से 5 एंटीजेंस जो कि कैपिटल D, कैपिटल C, स्मॉल c, कैपिटल E एंड स्मॉल e आर दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ये जो 5 एंटीजेंस होते हैं ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंटीजेंस होते हैं। आफ्टर दैट RH पॉजिटिव एंड RH नेगेटिव पॉपुलेशन इज अप्रोक्सीमेटली 85% एंड 15% रिस्पेक्टिवली। दैट मीन्स अगर RH पॉजिटिव के केसेस कितने देखे जाते हैं, आउट ऑफ 100 में से 85% RH पॉजिटिव ब्लड ग्रुप के पर्सन पाए जाते हैं ह्यूमन बींग्स एंड रेस्ट ऑफ 15% कौन से होते हैं? RH नेगेटिव पॉपुलेशन होती है। इट इज एन इनहेरिटेड प्रोटीन ऑन द सरफेस ऑफ रेड ब्लड सेल्स। ये इनहेरिटेड प्रोटीन है जो कि पेरेंट्स के थ्रू ट्रांसफर होती है टू द बेबी एंड कहाँ पर ट्रांसफर होती है? रेड ब्लड सेल्स के सरफेस पे ट्रांसफर होती है। A baby can inherit RH factor from any parent. ये जो बेबी होता है वो RH फैक्टर किसी भी पेरेंट से इनहेरिट कर सकता है, मदर से भी ले सकता है या फिर फादर से भी ले सकता है। Most people have the rhesus factor that is RH positive. मैंने आपको यहाँ पर रेशियो बताया 85% पर्सन्स का
जो ब्लड ग्रुप होता है वो RH पॉजिटिव होता है। सो ये लाइन यहाँ पर फिट बैठती है कि मोस्ट ऑफ द पीपल हैव द RH पॉजिटिव फैक्टर। यही मतलब है कि जो 85% पीपल्स हैं उनके अंदर उनका जो ब्लड ग्रुप होता है वो पॉजिटिव होता है, A पॉजिटिव, B पॉजिटिव, AB पॉजिटिव, राइट। सो 85% पॉपुलेशन जो है वो RH पॉजिटिव है एंड पीपल हु लैक द फैक्टर आर टर्म्ड एज RH नेगेटिव। एंड जिन पीपल्स के अंदर RH फैक्टर प्रेजेंट नहीं होता है दैट इज नोन एज RH नेगेटिव पर्सन, दैट मीन्स A नेगेटिव, B नेगेटिव, AB नेगेटिव, O नेगेटिव, like that. Then RH positive acts as an antigen for RH negative blood. अगर अब यहाँ पे ट्रांसफ्यूजन की बात की जा रही है कि अगर RH नेगेटिव पर्सन है तो उसका RH नेगेटिव ब्लड होगा, एंड अगर उसको मैंने ट्रांसफ्यूज कर दिया RH पॉजिटिव ब्लड तो ये जो RH पॉजिटिव ब्लड है वो उस नेगेटिव पर्सन के लिए एज एन एंटीजन वर्क करेगा, एज एन फॉरेन सब्सटेंस वर्क करेगा, एंड वो उसके लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होगा। एंड देन RH पॉजिटिव ब्लड कैन सेफली बी ट्रांसफ्यूज टू द RH पॉजिटिव इंडिविजुअल। बट अगर मैं RH पॉजिटिव ब्लड को RH पॉजिटिव पर्सन को ही ट्रांसफर करूंगी तो वो उसके लिए सेफ होता है। RH negative blood can safely be administered to the RH negative individuals, जैसे RH positive को RH positive को ही ट्रांसफ्यूज किया जाता है, सेम लाइक दैट RH negative blood को ही RH negative ब्लड पर्सन को ही ट्रांसफ्यूज किया जा सकता है, RH पॉजिटिव को नहीं ट्रांसफ्यूज किए जाते हैं। मतलब सेम ब्लड ग्रुप को ही ट्रांसफ्यूज किया जा सकता है इन द केस ऑफ RH फैक्टर। Incompatibility between RH positive and RH negative blood is an important cause of blood transfusion reaction and hemolytic disease of newborn baby. So, incompatibility between RH positive and RH negative blood. For example, अब incompatibility का मतलब क्या है? अगर पर्सन था जिसको ब्लड ट्रांसफ्यूज किया गया वो RH पॉजिटिव था एंड ब्लड बैंक के थ्रू RH नेगेटिव ब्लड उसको ट्रांसफ्यूज कर दिया गया है। सो जब वो ब्लड पर्सन की बॉडी में जाएगा सो ये RH पॉजिटिव एंड RH नेगेटिव का इनकम्पैटिबिलिटी होगा, वो आपस में मिक्स नहीं हो पाएंगे अच्छे से, दैट इज नोन एज इनकम्पैटिबिलिटी। एंड जब वो कंपैटिबल ही नहीं होंगे, इनकम्पैटिबल होंगे तो वो आपस में रिएक्ट करना शुरू कर देंगे एंड अल्टीमेटली RBCs ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाएंगे, जिसको हम बोलेंगे, जो कि कॉज करेगा ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन को, जो कि हीमोलाइटिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन होगा। इसीलिए यहाँ पे बोला गया है दैट कॉज द ब्लड ऑफ ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन एंड हीमोलाइटिक डिजीज ऑफ द न्यूबॉर्न बेबी। सो न्यूबॉर्न बेबी में हीमोलाइटिक डिजीज का भी कॉज हो सकता है RH इनकम्पैटिबिलिटी। देन RH नेगेटिव पर्सन्स प्रोड्यूस एंटीबॉडीज। जो RH नेगेटिव पर्सन होता है वो एंटीबॉडी को प्रोड्यूस करेगा व्हेन दे कम इन द कॉन्टेक्ट ऑफ RH पॉजिटिव ब्लड। सो जब RH नेगेटिव पर्सन के अंदर हम RH पॉजिटिव ब्लड को ट्रांसफ्यूज करते हैं सो ये जो पॉजिटिव है, RH पॉजिटिव है, उसके लिए जो RH नेगेटिव पर्सन है उसका जो इम्यून सिस्टम है वो एंटीबॉडीज को क्रिएट करेगा सो दैट वो RH पॉजिटिव से फाइट कर सके, क्योंकि RH पॉजिटिव RH नेगेटिव पर्सन के अंदर एज एन एंटीजन वर्क कर रहा है। सो एंटीजन से फाइट करने के लिए एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होंगी। सो इसीलिए इसमें लिखा है द RH नेगेटिव पर्सन प्रोड्यूस एंटीबॉडीज व्हेन दे कम इन द कांटेक्ट ऑफ RH पॉजिटिव ब्लड। Now there are some important definitions regarding this chapter, so उसको हम अच्छे से पढ़ते हैं। देखिए सबसे पहले है RH एंटीजन, जिसका दूसरा नाम है रेजेस एंटीजन एंड RH फैक्टर, राइट। सो इसको क्या बोलते हैं, ये जो एंटीजन्स हैं इसके नाम अलग अलग हैं। RH एंटीजन बोल सकते हैं हम, इसको रेजेस एंटीजन कह सकते हैं या फिर रेजर फैक्टर भी, RH फैक्टर भी कह सकते हैं। सो दीज आर ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स। ये ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स होते हैं जो कि इरिथ्रोसाइट के सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं, RBCs के सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं। देन देयर इज द RH एंटीबॉडीज। सो दीज आर इम्यून एंटीबॉडीज। ये जो RH एंटीबॉडीज होती हैं ये इम्यून एंटीबॉडीज होती है रिजल्टिंग फ्रॉम द स्पेसिफिक एंटीजेनिक स्टिमुलेशन। सो इसमें एंटीजेनिक स्टिमुलेशन के थ्रू ये एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होती है। दैट मीन्स जब एंटीजन हमारी बॉडी के अंदर इन्वेड करेगा, ठीक है, जब एंटीजन हमारी बॉडी के अंदर आएगा तो उसके बिहाफ पे, उससे लड़ने के लिए, उससे फाइट के लिए एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होंगी। ये जो RH एंटीबॉडीज हैं ये तब प्रोड्यूस होती है जब RH एंटीजन हमारी बॉडी के अंदर इन्वेड करता है, ठीक है। सो ये कब होता है, प्रेगनेंसी के केस में हो सकता है एंड ब्लड ट्रांसफ्यूजन के केस में भी
हो सकता है। देन दस RH एंटीबॉडीज आर नॉट नेचुरली अकरिंग एंटीबॉडीज, दैट मीन्स ये जो RH एंटीबॉडीज होते हैं ये नेचुरली अकर नहीं हो सकती है, किसी ना किसी रीजन की वजह से वो डेवलप हो रही हैं, वो नेचुरली अकरिंग एंटीबॉडी नहीं है। RH ब्लड ग्रुप सिस्टम के बारे में बात करें, इट इज अ ह्यूमन ब्लड ग्रुप सिस्टम। ये जो RH ब्लड ग्रुप सिस्टम है ये एक ह्यूमन ब्लड ग्रुप सिस्टम है एंड द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्लड ग्रुप सिस्टम। ये सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्लड ग्रुप सिस्टम है क्योंकि फर्स्ट जो है वो ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम है। देन वेरियस RH ब्लड ग्रुप सिस्टम्स आर, वेरियस RH ब्लड ग्रुप सिस्टम कौन कौन से है, RH-T, C, ये कैपिटल, देन स्मॉल c, देन कैपिटल E, राइट, एंड देन स्मॉल e। द ब्लड ग्रुप D हैज नॉट सो फार डिटेक्टेड। ये जो ब्लड ग्रुप D है, जो ब्लड ग्रुप D है स्मॉल d, वो अभी तक डिटेक्ट नहीं किया गया है। देन देयर इज अ कुम्स टेस्ट। सो कुम्स टेस्ट के बारे में बात करते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज ACT, बोलते हैं एंटी ग्लोबुलिन टेस्ट बोलते हैं। सो इसका जो शॉर्ट फॉर्म है दैट इज अ एंटी ग्लोबुलिन कुम्स टेस्ट, ACT, एंड इट इज यूज टू डिटेक्ट द लोकेशन ऑफ एंटीबॉडीज। इससे हम एंटीबॉडीज की लोकेशन को डिटेक्ट कर सकते हैं कि जो एंटीबॉडीज है RBCs के सरफेस पे है या फिर ब्लड के अंदर फ्रीली फ्लोट हो रही हैं, ठीक है। एंड दैट मीन्स अगर ब्लड के अंदर फ्रीली फ्लोट हो रही हैं तो वो बहुत कम अमाउंट में होंगी, एंड अगर RBCs के सरफेस पे है तो उनका रेशियो बहुत ज्यादा होगा ब्लड में। देन देयर इज अ डायरेक्ट स्कूम टेस्ट। इसके भी दो सब टाइप होते हैं, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। ओके, सो डायरेक्ट जो होता है इट डिटेक्ट्स एंटीबॉडीज दैट आर स्टक टू द सरफेस ऑफ द रेड ब्लड सेल्स। जो एंटीबॉडीज रेड ब्लड सेल के सरफेस पे होती है उसको हम बोलते हैं डायरेक्ट कुम टेस्ट। एंड जो इनडायरेक्ट होता है उसमें क्या होता है, जो एंटीबॉडीज होती है वो ब्लड के अंदर फ्रीली फ्लोट करती हैं, वो ब्लड के अंदर फ्रीली तैरना शुरू कर देती हैं कहीं पर भी। इसीलिए जो डायरेक्ट कुम्स टेस्ट होता है उसके अंदर हमें ज़्यादा रिएजेंट्स का यूज़ नहीं करते हैं, बट इनडायरेक्ट में हमें थोड़े से रिएजेंट्स का यूज़ करना पड़ता है, इसीलिए इसको इनडायरेक्ट कुम्स टेस्ट बोला जाता है। तो नाउ लेट अस टॉक अबाउट RH antigen in a brief way. So RH antigens are also known as rhesus antigen. ये जो RH antigen है इनको हम rhesus antigens भी कहते हैं क्योंकि ये rhesus monkey के अंदर ही डिफाइन किए गए थे। Then these are transmembrane proteins. ये जो RH antigen है ये transmembrane proteins होते हैं and erythrocyte के surface पे ये present होते हैं। RBCs that are RH positive, जो RBCs RH positive होते हैं मतलब ऐसे RBCs जिसके सरफेस पे RH फैक्टर होता है उसको हम RH पॉजिटिव कहते हैं, एंड RBC के सरफेस पे RH फैक्टर नहीं होता है, दैट इज नोन एज RH नेगेटिव। ओके, अबाउट 15% ऑफ द पॉपुलेशन हैव नो RH-D एंटीजेंस एंड दस RH नेगेटिव। ओके, सो 15% पॉपुलेशन ऐसी है जिसके ऊपर RH-D एंटीजन प्रेजेंट नहीं है एंड इसीलिए उनको RH-D नेगेटिव बोला जाता है, एंड जिसके ऊपर RH पॉजिटिव होता है उसको RH-D पॉजिटिव बोला जाता है। आफ्टर दैट देयर आर 6 रेड सेल्स एंटीजेंस। यहाँ पे 6 रेड सेल एंटीजेंस होते हैं, CDE कैपिटल एंड स्मॉल CDE जीन्स। ओके, ये RH एंटीजेंस होते हैं एंड जो D है वो अभी तक अच्छे से डिफाइन नहीं किया गया है। दीज एंटीजेंस आर इनहेरिटेड। ये एंटीजेंस जो है वो इनहेरिटेड है, दैट मीन्स पेरेंट्स से मिलते हैं। दीज जीनोम एंटर्स द बेबीज फ्रॉम देयर पेरेंट्स। ये जो जीनोम है, ये जो एंटीजेंस हैं वो बेबीज के अंदर पेरेंट्स के थ्रू ट्रांसफर करते हैं। ईच जीन प्रोड्यूस वन स्पेसिफिक एंटीजन। हर एक जीन एक स्पेसिफिक एंटीजन को प्रोड्यूस करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर D जीन है तो वो RH एंटीजन D को प्रोड्यूस करेगा, एंड अगर सेम लाइक जीन स्मॉल d है तो वो प्रोड्यूस करेगा RH एंटीजन स्मॉल d को, एंड सेम लाइक जीन कैपिटल C है तो वो प्रोड्यूस करेगा RH एंटीजन कैपिटल C, एंड स्मॉल c प्रेजेंट will be create RH एंटीजन स्मॉल c कैन RH एंटीजन CE, एंड ये जो सभी होते हैं ये सभी एंटीजेनिक होते हैं, लेकिन ये जो स्मॉल d है दैट इज नॉट एंटीजेनिक इन नेचर। सो दे स्टिमुलेट द फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडीज। एंड ये जो एंटीजेंस होते हैं, क्योंकि ये एंटीजेंस हैं, अब अगर बॉडी के अंदर ये इन्वेट करेंगे तो ऑब्वियसली इन एंटीजन के बिहाफ पे हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करेगा। इसीलिए यहाँ पे लिखा गया है ये जो एंटीजेंस होते हैं वो स्टिमुलेट करते हैं हमारी बॉडी को सो दैट वो प्रोड्यूस करे एंटीबॉडीज, ओके, ऑफ एन इंडिविजुअल हुज रेड सेल लैक देम। जो ब्लड है उसके RBCs पर अगर RH फैक्टर नहीं है एंड उस बॉडी के अंदर RH फैक्टर इन्वेट करता है, दैट मीन्स नेगेटिव पर्सन के अंदर अगर पॉजिटिव ब्लड को ट्रांसफ्यूज किया जा रहा है तो उसकी जो बॉडी है वो उस पॉजिटिव
पॉजिटिव ब्लड को एज एन एंटीजन ट्रीट करेगी एंड एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करेगी। देन द डी एंटीजन इज द मोस्ट इम्यूनोजेनिक। ये जो डी एंटीजन होता है कैपिटल डी, ये बहुत ज्यादा इम्यूनोजेनिक एंटीजन होता है। द रिमेनिंग 4 आर नॉट ऑफ मच क्लिनिकल इंपॉर्टेंस। जो रिमेनिंग 4 है वो इतने कुछ खास क्लिनिकल इंपॉर्टेंस नहीं है, सिंस दे डू नॉट प्रोड्यूस स्ट्रॉन्ग एंटीबॉडीज, क्योंकि ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस नहीं करते हैं। जो कैपिटल डी है वो बहुत स्ट्रॉन्ग एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करता है एंड उसकी वजह से इंट्रावेनस हेमोलाइसिस हो सकता है, ब्लड का hemolysis formation हो सकता है। Then the first transfusion of RHD antigen into RHD negative individuals, जब फर्स्ट टाइम RH-D एंटीजन को RH-D नेगेटिव पर्सन, दैट मीन जब RH पॉजिटिव पर्सन का ब्लड जब RH नेगेटिव पर्सन के अंदर ट्रांसफ्यूज किया जाता है, विल स्टिमुलेट द प्रोडक्शन ऑफ एंटी-D एंटीबॉडीज। सो जो RH पॉजिटिव है वो RH नेगेटिव पर्सन के अंदर एज एन एंटीजन की तरह वर्क करेगा एंड वहां पे एंटी-D एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि वो जो एंटी-D एंटीबॉडीज है वो किसके खिलाफ लड़ेगी, एंटीजन डी के खिलाफ लड़ेंगी। देन subsequent transfusion with RH-D antigen will result in the hemolytic transfusion reaction। अल्टीमेटली रिजल्ट क्या होगा, hemolytic transfusion reaction स्टार्ट हो जाएगा बॉडी के अंदर। नाउ लेट अस टॉक अबाउट RH एंटीबॉडीज। सो RH एंटीबॉडीज आर इम्यून एंटीबॉडीज। जो RH एंटीबॉडीज होती है वो इम्यून एंटीबॉडीज होती है एंड रिजल्टिंग फ्रॉम स्पेसिफिक एंटीजेनिक स्टिमुलेशन, एंड उनकी वजह से स्पेसिफिक एंटीजन स्टिमुलेशन होता है, लाइक प्रेगनेंसी एंड ट्रांसफ्यूजन में होता है, जो मैंने आपको पहले भी बता दिया। दस RH एंटीबॉडीज आर नॉट नेचुरली अकरिंग एंटीबॉडीज। ये जो RH एंटीबॉडीज होती है वो नेचुरली अकरिंग एंटीबॉडीज नहीं होती है। RH एंटीबॉडीज आर रिप्रेजेंटेड एज एंटी RH। RH एंटीबॉडीज होती हैं उनको एंटी RH के नाम से रिप्रेजेंट किया जाता है। एंटी का मतलब होता है एंटीबॉडी एंड RH। देन देर आर 6 टाइप्स ऑफ RH एंटीबॉडीज। यहाँ पे 6 टाइप्स की RH एंटीबॉडीज होती है। फॉर एग्जाम्पल एंटी RH कैपिटल D, देन एंटी RH स्मॉल d, एंटी RH कैपिटल C, एंटी RH स्मॉल c, एंटी RH कैपिटल E and एंटी RH small e. Then anti RH capital D has been found to be most dangerous of the blood transfusion। ये जो कैपिटल D एंटीबॉडी है that is most dangerous in the transfusion method। so जब ब्लड ट्रांसफ्यूज होता है, ये जो एंटी RH एंटीबॉडी होती है, जो एंटी RH कैपिटल D एंटीबॉडी होती है, ये सबसे ज्यादा डेंजरस एंटीबॉडी होती है। स्टिमुलेट होती है जब RH पॉजिटिव पर्सन का ब्लड ग्रुप RH नेगेटिव पर्सन के अंदर ट्रांसफ्यूज किया जाता है, तो उसको RH पॉजिटिव ब्लड को एज एन एंटीजन की तरह ट्रीट करती है बॉडी एंड उसके खिलाफ एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होती हैं, जो कि होती हैं RH-T एंटीबॉडीज, जो कि कैपिटल होती है। देन रेजिस एंटीबॉडीज में अकर इन डिस्टिंक्ट। रेजिस एंटीबॉडीज कहाँ पर होती है, देखिए कंप्लीट और सलाइन एंटीकोगुलेटिंग एंटीबॉडीज विच आर IgM इन नेचर। सो जो IgM एंटीबॉडीज होती है उनको हम कंप्लीट एंटीबॉडीज में कह सकते हैं एंड वो सलाइन एग्लूनेटिंग एंटीबॉडीज होती है, मतलब सलाइन के साथ में वो वहाँ आराम से एग्लूटिनेशन दिखा सकती है, अलग से हमें कोई रिएजेंट की नीड नहीं होती है। दे आर एबल टू एग्लूटिनेट रेड सेल सस्पेंशन इन सलाइन। ये जो एंटीबॉडीज होती हैं, अगर हम रेड सेल का सस्पेंशन बनाए सलाइन के साथ, तो वहीं पर वो रिएक्ट कर देंगी एंड वो रिएक्ट करती है 37 डिग्री सेल्सियस पे बहुत अच्छे से। एंड जो IgG नेचर एंटीबॉडीज होती है वो सलाइन के साथ में रिएक्ट नहीं करती हैं, वो इनकम्प्लीट एंटीबॉडीज होती हैं एंड वो किसके साथ रिएक्ट करेंगी, एल्बुमिन एग्लूटिनेटिंग एंटीबॉडीज के साथ। किसके साथ, एल्बुमिन एग्लूटिनेटिंग एंटीबॉडीज के साथ में रिएक्ट करेंगी। They will agglutinate red cells only in high proteins। वो एग्लूटिनेट करेगी रेड सेल्स के साथ, जो एंटीबॉडीज है वो रेड सेल के साथ रिएक्ट करेंगी, हाई प्रोटीन्स मीडियम के अंदर ही रिएक्ट करेगी, जैसे कि बोवाइन एल्बुमिन हो गया, एंड वो भी 37 डिग्री सेल्सियस पे ही बेटर तरीके से रिएक्ट कर सकती है। मोस्ट ऑफ RH एंटीबॉडीज आर IgG इन नेचर। जो अगर मैं 100% RH एंटीबॉडीज के बारे में बात करूं, तो उसमें जो ज्यादा वाला पार्ट है दैट इज IgG इन नेचर एंड देयरफॉर दे कैन क्रॉस द प्लेजेंटा। एंड ये जो IgG एंटीबॉडीज होती है वो प्लेजेंटा को क्रॉस करती है एंड मे कॉज ट्रबल वेयर अ मदर में form antibodies to fetal red cells in the pregnancy। जब RH इनकम्पैटिबिलिटी होती है, जब मदर और बेबी का RH डिफरेंट होता है, एक
पॉजिटिव है एंड एक नेगेटिव है, सो जो एंटीबॉडीज होती हैं वो मदर के प्लेजेंटा से क्रॉस करके फीटस तक जा सकती हैं एंड वहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती हैं। देन जनरली डू नॉट फिक्स कॉम्प्लीमेंट, कि जो RH एंटीबॉडीज है जो कि IgG है वो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को फिक्स नहीं करती हैं एंड कॉज एक्स्ट्रावेस्कुलर हीमोलाइसिस, एंड इसकी वजह से एक्स्ट्रावेस्कुलर हीमोलाइसिस होता है एंड रिएक्ट एट 37 डिग्री सेल्सियस। ये 37 डिग्री सेल्सियस पर रिएक्ट करती हैं एंड रिक्वायर एंटीग्लोबुलिन टेस्ट टू डेमोन्स्ट्रेट द रिएक्शन, एंड रिएक्शन को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए हमें एंटीग्लोबुलिन टेस्ट का यूज करना पड़ता है। ऑल आर इम्पॉर्टेंट इन HDN एंड डिलेड HTR। सो ये चीज़ें जो हैं HDN एंड डिलेड HTR में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, जिसमें हम एंटीग्लोबुलिन टेस्ट का यूज़ करते हैं। अब ये HDN HTR क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इनकी फुल फॉर्म्स याद कर लेना। जो HDN है दैट इज़ अ हीमोलाइटिक डिजीज ऑफ द न्यू बेबी, जो न्यू बॉर्न बेबी होता है उसके अंदर जब हीमोलाइटिक का प्रॉब्लम होता है, डिजीज होती है, उसके लिए हम एंटीग्लोबुलिन टेस्ट को यूज करते हैं। एंड HTR के केस दैट इज हीमोलाइटिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन, जब RH पॉजिटिव ब्लड को RH नेगेटिव पर्सन के अंदर इन्वेड कर दिया जाता है, ट्रांसफ्यूज किया जाता है, उस टाइम पे जो ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन होता है वो हीमोलाइटिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन होता है। नाउ देयर इज अ प्रिंसिपल एंड प्रोसीजर फॉर द RH ग्रुपिंग। अब RH ग्रुपिंग का प्रिंसिपल एंड प्रोसीजर देखते हैं। सो RHD टाइपिंग इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एग्लूटिनेशन। इसका प्रिंसिपल क्या है, एग्लूटिनेशन इसका प्रिंसिपल है। RHD टाइपिंग इज जनरली परफॉर्म्ड एट द टाइम ऑफ ABO टाइपिंग। ये जो RH टाइपिंग है ये जब हम ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम को परफॉर्म करते हैं उसके साथ में ही परफॉर्म किया जाता है, सो दैट हमें पता लगे अगर A ब्लड ग्रुप है तो A पॉजिटिव है या नेगेटिव है। सो इसलिए इसको उसके साथ में किया जाता है। एंड एंटीबॉडी स्क्रीनिंग या फिर एंटीबॉडी की स्क्रीनिंग करती है तब भी हम वहाँ पे इसको करते हैं। नॉर्मल टाइपिंग ऑफ RH एंटीजन्स ओनली इंक्लूड टाइपिंग ऑफ RHD। जब नॉर्मली RH एंटीजन को हम देखते हैं तो उसमें हम RHD वाली बॉटल को ही यूज करते हैं। रिजल्ट ऑफ दिस टाइपिंग डिटरमाइंस द RH स्टेटस ऑफ द सेल। इसका जो रिजल्ट है वो हमें ये बताता है कि जो रेड सेल है उसके ऊपर RH का स्टेटस क्या है, दैट मीन्स whether the blood is RH positive or RH negative. Then some RH typing sera are diluted in high protein solution. कुछ RH typing sera को high protein के साथ solution के साथ dilute किया जाता है and may require a negative control, और उसको हम as a negative control के रूप में यूज करते हैं। and recommended to use 2 monoclonal anti-D sera, एंड WHO के थ्रू बोला गया है जब आप टेस्ट लगाते हैं तो आपको 2 मोनोक्लोनल एंटी-D सिरा को यूज करना चाहिए जो कि डिफरेंट मैन्युफैक्चरर से आया हो, एंड लेबल्ड एज, उसको लेबल करना चाहिए D1 एंड D2 के नाम से, स्पेशली टू कंफर्म RH नेगेटिव। देखिए RH पॉजिटिव तो बहुत जल्दी पता लग जाता है लेकिन RH नेगेटिव अच्छे से नहीं पता लगता है। एंड अगर RH अच्छे से नेगेटिव नहीं अच्छे से पता लगेगा, मान लो बहुत देर में एग्लूटिनेशन वो दिखा रहा है या बहुत माइन्यूट एग्लूटिनेशन दिखा रहा है, वो विजिबल नहीं हो रही है अच्छे से, सो अगर उस ब्लड को ट्रांसफ्यूज कर दिया गया तो हीमोलाइटिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन हो सकता है पेशेंट को एंड उसकी जान भी जा सकती है। इसीलिए जो WHO ने रेकमेंड किया है कि आप D1 D2 की तरीके से लगाएं, मतलब 2 RHD एंड सिरास को लें जो कि अलग अलग कंपनी से बना हो एंड तब लगाए, सो दैट दोनों में ही आपको पता लगे कि नेगेटिव है या नहीं है RH। देन अगर इसके प्रिंसिपल के बारे में बात करें, नाउ लेट अस टॉक अबाउट द प्रिंसिपल फॉर RH ग्रुपिंग। सो RHD टाइपिंग टेस्ट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एग्लूटिनेशन। इसका प्रिंसिपल एग्लूटिनेशन है। एग्लूटिनेशन ऑफ पेशेंट्स रेड ब्लड सेल विद एंटी-D सिरा। जब रेड ब्लड सेल लेते हैं हम पेशेंट का, ठीक है, एंड उसको एंटी-D सिरा के साथ मिक्स करते हैं, तो जब वहाँ पे एग्लूटिनेशन आती है तो उसको हम बोलते हैं पॉजिटिव टेस्ट, जो कि आप देख सकते हो ऐसे एग्लूटिनेशन आती है, देख रहे हो आप यहाँ पे ब्लड फट गया है थोड़ा थोड़ा, ठीक है ना, अच्छे से ही दिख रहा है फटा हुआ, तो इसको हम बोलते हैं एग्लूटिनेशन। सो जब एग्लूटिनेशन आती है उसको बोलते हैं हम RH पॉजिटिव, एंड जब अब्सेंस होती है एग्लूटिनेशन दैट इज नोन एज नेगेटिव टेस्ट, RH नेगेटिव बोला जाता है। नाउ अब इसके मेथड के बारे में बात करते हैं। सो मेथड फॉर द डिटर्मिनेशन, इसमें जो हम मेथड यूज कर रहे हैं पहला है दैट इज ट्यूब टेक्निक मेथड। कौन सा है, ट्यूब टेक्निक मेथड, ट्यूब से हम कर सकते हैं ट्यूब के अंदर। सो इसमें रिक्वायरमेंट्स क्या क्या चाहिए हमें सबसे पहले मोनोक्लोनल एंटी-D रिएजेंट चाहिए, एंटी-D रिएजेंट चाहिए होगा जो कि मोनोक्लोनल होगा। देन 5% वॉश रेड सेल सस्पेंशन चाहिए होगा। RBCs का हमें सेल सस्पेंशन बनाना होगा जो कि 5% होगा। एंड देयर इज अ 22% बोवाइन अल्ब्यूमिन। बोवाइन अल्ब्यूमिन लेंगे, टेस्ट ट्यूब लेंगे, पास्चर पिपेट लेंगे एंड सेंट्रीफ्यूज लेंगे। ये हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट्स होंगी RH ग्रुपिंग के लिए जब हम टेस्ट ट्यूब में परफॉर्म कर रहे हैं, ना कि स्लाइड के ऊपर परफॉर्म कर रहे हैं। नाउ देयर इज अ प्रोसीजर कि हमने ट्यूब 1 ली है एंड ट्यूब ली है, ठीक है। ट्यूब 1 में हमने एंटी-D
प्लस 2 to 5% पेशेंट का आरबीसीज का सस्पेंशन डाला है, दोनों को यहाँ पे ट्यूब 1 में डाला है। एंड जो ट्यूब 2 है उसमें पेशेंट का सस्पेंशन तो डाला है रेड ब्लड सेल का, साथ में उसमें बोवाइन अल्बुमिन सीरम डाला है। मिक्स करने के बाद अगर आप यहाँ पे अच्छे से देखो तो यहाँ पे एग्लूटिनेशन शो हो रही है, दैट मीन्स दिस इज अ डी पॉजिटिव एग्लूटिनेशन, मतलब कि ये RH पॉजिटिव है। एंड दूसरी वाली वाइल में देखो तो आपको यहाँ पे एग्लूटिनेशन नहीं दिख रही, इसके अंदर कोई एग्लूटिनेशन नहीं है, रेड सेल बिल्कुल ठीक है, उनका मॉर्फोलॉजी बिल्कुल सही है, दैट इज करेक्ट। तो उसको हम क्या बोलेंगे, RH नेगेटिव बोलेंगे। ओके, एग्लूटिनेशन होगी तो RH पॉजिटिव होगा, एग्लूटिनेशन नहीं होगी दैट विल बी नोन एज RH नेगेटिव ब्लड ग्रुप। ओके, रिजल्ट वही सेम, एग्लूटिनेशन इन द ट्यूब 1 and 2 शोज RH डी पॉजिटिव। अगर पॉजिटिविटी, अगर एग्लूटिनेशन आ रही है तो RH डी पॉजिटिव बोलेंगे, एंड एग्लूटिनेशन नहीं आ रही है तो RH डी नेगेटिव बोलेंगे। ओके, एंड जो भी RH डी नेगेटिव आते हैं डोनर के ब्लड में, ठीक है, जो डोनर जिन्होंने ब्लड डोनेट किया है पर्सन ने, अगर उनके डोनर के ब्लड में RH डी नेगेटिव आता है तो उसके लिए हम एक ड्यू टेस्ट भी लगाते हैं, जिसमें हमें पता लगता है जो डिलेड एंटीबॉडीज हैं वो अच्छे से पता लग जाती हैं, ठीक है, कि ऐसा तो नहीं है कि वो RH पॉजिटिव था एंड वो फिर भी हमें इस वाले मेथड में टेस्ट ट्यूब में RH नेगेटिव दिखाया जा रहा है। सो ड्यू पे हमें वो भी कंफर्म हो जाता है कि एग्जैक्टली RH नेगेटिव है भी या नहीं है, तो वो 100% करेक्ट हो जाता है। Now there is a method for the weak RHD testing. Weak RHD testing मतलब कि ड्यू टेस्ट ही है ये, उसके बारे में बात करें सो हमें क्या करना है, हमने 1 ड्रॉप ऑफ सस्पेंशन ऑफ T2 नेगेटिव रेड सेल ऑफ टेस्ट ट्यूब, हमने क्या करना है, रेड सेल का सस्पेंशन बनाना है एंड उसका 1 ड्रॉप लेना है एंड उसको एंटी डी सीरम के साथ में मिक्स करना है, ठीक है। सो रेड सेल सस्पेंशन प्लस एंटी डी सीरम, ओके, एंटी डी सीरम के साथ में मिक्स कर दिया मैंने, इस तरीके से वो करना है। उसको इंक्यूबेट करेंगे हम 37 डिग्री सेल्सियस पे 30 मिनट्स के लिए एंड 30 मिनट के बाद उसको हम वॉश करेंगे नॉर्मल सलाइन से 3 टाइम्स के लिए। ओके, 3 टाइम नॉर्मल सलाइन के साथ वॉश करने के बाद मेक ड्राई रेड सेल बटन, उसके बाद उसका एक रेड सेल बटन बनेगा, क्योंकि जितना भी ऊपर के जितना भी लिक्विड सब्सटेंस होगा वो निकल जाएगा एंड रेड सेल्स ही रह जाएंगे। एंड एड 2 to 3 ड्रॉप्स ऑफ पॉली स्पेसिफिक AHG रिएजेंट एंड उसके बाद हम एंटी ह्यूमन ग्लोबुलिन रिएजेंट को ऐड करेंगे, ठीक है, 2 to 3 ड्रॉप्स ऐड करेंगे एंड उसके बाद हम देखेंगे कि एग्लूटिनेशन हुआ है या नहीं हुआ है। अगेन एग्लूटिनेशन होगा तो ड्यू पॉजिटिव, मतलब कि जो वीक RHD एंटीबॉडीज या फिर एंटीजेंस थे वो उन्होंने अगर एग्लूटिनेशन दिखा दिया है दैट विल बी ड्यू पॉजिटिव, एंड अगर नो एग्लूटिनेशन है दैट विल बी ड्यू नेगेटिव। तो इस तरीके से हम ड्यू टेस्ट को परफॉर्म करते हैं। हमने क्या करना है, रेड सेल सस्पेंशन बनाना है, उसको मिक्स करेंगे एंटी डी सीरम के साथ, 30 मिनट के लिए इंक्यूबेट करेंगे। इंक्यूबेशन के बाद उसको हम नॉर्मल सलाइन से 3 टाइम्स के लिए वॉश करेंगे। आफ्टर 3 टाइम के वॉशिंग के बाद उसका एक रेड सेल का बटन बनेगा एंड उसके अंदर हम मिक्स करेंगे AHG रिएजेंट को, एंड जब हम AHG रिएजेंट को मिक्स करेंगे उसके बाद हम एग्लूटिनेशन देखेंगे। अगर एग्लूटिनेशन होती है तो टेस्ट विल बी पॉजिटिव, दैट मीन्स देयर इज RH फैक्टर पॉजिटिव, RH पॉजिटिव, एंड अगर वहां पे एग्लूटिनेशन नहीं आती है दैट मीन्स द ब्लड इज RH नेगेटिव। एंड देयर इज अ कॉलम एग्लूटिनेशन मेथड, सो उसके बारे में बात करें, एंड इंडिविजुअल्स रेड सेल आर इनिशियली मिक्स्ड विद जेल फिल्ड ट्यूब। सो हमारे पास एक जेल फिल्ड ट्यूब होती है, ठीक है, उसके अंदर हम क्या करते हैं, हम रेड सेल को मिक्स करते हैं, दैट कंटेन्स रिएजेंट एंटी डी, और उसके अंदर एंटी डी रिएजेंट ऑलरेडी होता है। द स्पेसिमेन इज सेंट्रीफ्यूज्ड एंड मिक्स्ड एग्जामिन फॉर एग्लूटिनेशन, उस स्पेसिमेन को हम सेंट्रीफ्यूज करते हैं एंड उसके बाद उसको एग्लूटिनेशन के लिए देखते हैं, ठीक है। हमारे पास यहाँ पे जेल फिल्ड ट्यूब होती है, उसके अंदर ऑलरेडी रिएजेंट होता है एंटी डी, उसके अंदर ब्लड को मिक्स किया जाता है, ब्लड को मिक्स करने के बाद उसको सेंट्रीफ्यूज किया जाता है, सेंट्रीफ्यूज के बाद उसके अंदर एग्लूटिनेशन देखी जाती है। सेम अगर एग्लूटिनेशन होगी RH पॉजिटिव होगा एंड एग्लूटिनेशन नहीं होगी सो देयर इज अ नो रिएक्शन, दैट मींस RH नेगेटिव होगा। देन देयर इज अ माइक्रोप्लेट मेथड। सो माइक्रोप्लेट मेथड में बात करें सो हमारे पास कमर्शियली एंटी डी रिएजेंट माइक्रोप्लेट वेल्स होती है, उसके अंदर ऑलरेडी एम्बेडेड मिलता है, ठीक है। सो माइक्रो प्लेट वेल्स होती है, उसके अंदर ऑलरेडी कमर्शियली अवेलेबल होता है एंटी डी रिएजेंट। ओके, सो उसमें हमने क्या करना है, हर एक वेल में अलग अलग पर्सन के रेड सेल सस्पेंशन डालना है। रेड सेल सस्पेंशन हम सलाइन के साथ बनाएंगे, 2 to 5% बनाना है एंड वो उसके अंदर डालना है। उसके बाद डालने के बाद उसको मिक्स करेंगे रिएजेंट के साथ अच्छे से एंड उसके बाद उसको सेंट्रीफ्यूज किया जाएगा। सेंट्रीफ्यूज के बाद हम क्या देखेंगे, इफ देयर इज जस्ट वन टाइटली पैक्ड रेड सेल पैलेट
एट द बॉटम ऑफ द वेल, वेल के बॉटम पे सिर्फ एक रेड सेल पैलेट दिख रहा है, देर इज अ नो रिएक्शन, इसके अंदर कोई रिएक्शन नहीं है, दैट मीन्स RH नेगेटिव है। इफ देर इज अ कवरिंग ऑफ रेड सेल थ्रू आउट द बॉटम, अगर पूरी बॉटम में ही रेड सेल ने कवर कर लिया है बहुत अच्छे से, दैट मीन्स वो स्ट्रांगली पॉजिटिव है, दैट मीन्स इज द RH पॉजिटिव। ओके, सो जो सबसे रिलायबल मेथड है वो तो स्लाइड मेथड होता है, जिसमें हम एंटी डीसिया को यूज करते हैं, या फिर ट्यूब टेस्ट होता है। इन टेस्ट को पढ़ लो सो दैट एग्जाम में आ जाए तो आप अच्छे से कर सको। सो दिस वॉज इट फॉर दिस वीडियो गाइज। इफ यू लाइक दिस वीडियो, इफ यू अंडरस्टूड दिस वीडियो, देन प्लीज डू सब्सक्राइब माई चैनल, दैट इज Jia Shenki Medical Education, and please do like, share this video, and comment below how much this video was helpful for you, and please do support women empowerment. Thank you very much.